नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं आज प्रदेश की बड़ी खबर की। यूपी पुलिस में निकली है बम्पर भर्ती। 60,244 सिपाही भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। 16 जनवरी तक होगा ऑनलाइन आवेदन। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यह विज्ञापन जारी किया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कितने पद हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 60,244 सिपाही भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी किया गया है। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। तो यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती। 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद आरक्षित हैं, एससी के लिए 12,650 पद आरक्षित हैं, एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं। 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा निकालने पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे और अब जनता की आस्था का सम्मान हो रहा है। कांवड़ यात्रा भी हो रही है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी। पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी, और कांवड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कांवड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भाइयों बहनों, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 22 जनवरी को रामलला दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच विराजमान होंगे। मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने यह शुभ मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त में 6 ग्रह अनुकूल मिले हैं। भूमि पूजन का भी मुहूर्त उन्होंने ही निकाला था। बताया जा रहा है कि मुहूर्त निकालने में 1 हफ्ते का समय लगा है। बता दें कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे। 22 जनवरी को दोपहर के समय, प्रतिष्ठा के समय, मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है। उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से
सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से, और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे। पीएम मोदी के आगमन से पहले ब्रजेश पाठक ने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही बैठक भी की। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या वर्ल्ड सिटी क्लास के तौर पर विकसित हो रही है और बेहतर से बेहतर काम होगा। उन्होंने बैठ करके एक गहन मंथन किया है कि अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, हमारे मेहमान आएंगे, उनको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेंगे। इसके लिए हर स्थिति पर हम लोग तैयार हैं। अतिरिक्त चिकित्सक भी लगाए गए हैं विभिन्न अस्पतालों से, और हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम हम लोगों ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अब हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है और बेहतर से बेहतर काम होगा। बीजेपी सांसद का अखिलेश यादव पर हमला। सुब्रत पाठक की राम मंदिर ट्रस्ट से अपील, अखिलेश यादव को न भेजा जाए आमंत्रण। इनकी राम में आस्था नहीं है, राजनीति में आस्था है। माफी मांगते तक मंदिर में न घुसने दिया जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी, जब उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए निर्दोष राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। गोली नहीं चलवाई, भीषण हत्याकांड वहां के ऊपर कराया, जो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता। और इतना ही नहीं, ये वोट के लालच में इतना गिर गए कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो वहां के ऊपर गोली हमने चलवाई, गर्व के साथ में कहा, माफी मांगना छोड़ो, ये कहा कि जरूरत पड़ती तो और गोली चलाते। तो ये लोग जो हमारी आस्था को अपमानित करते थे, नारा लगवाते थे, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये इस प्रकार का नारा देने वाले या लोग, ये जो श्री राम को हवा में उड़ाते थे, ये इनकी कोई आस्था है? इनकी राम से कोई आस्था ही नहीं है। और इसलिए मैंने आग्रह किया है कि ये लोग, खासकर समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को भी जलवाती है, हमारी आस्था को लगातार अपमानित करती है, इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि ना बुलाया जाए। गलती से ये लोग अगर पहुंच भी जाएं तो इनको मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, और जब तक ये लोग माफ़ी ना मांगें, आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तो छोड़ो, इन्हें अयोध्या की धरती पर भी ना आने दिया जाए, और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे निर्दोष मारे गए राम भक्तों की होगी। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज बिजनौर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। यात्रा के बिजनौर को पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के माध्यम से जनता को जोड़ने का काम होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। भैया देखिए, आज हम सब लोग बिजनौर की इस धरती पर आज आए हैं। हम सब लोग इस यात्रा को लेकर सहारनपुर से चले हैं और इस यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसमें नौजवान, किसान, महिलाएं, आम आदमी, मजदूर, सबका समर्थन आ रहा है हम लोगों के साथ। हर वर्ग परेशान है। मऊ के घोसी में खेत की सिंचाई के वक्त एक किसान को अष्टधातु की मूर्ति मिली है। मामला बड़ा गांव का है। किसान ट्यूबवेल से पानी चलाकर खेत की सिंचाई कर रहा था। पानी का बहाव कम होने पर फावड़े से मिट्टी खोदने लगा। इसी दौरान मिट्टी में प्राचीन लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति को थाने के मंदिर में रखवाया है। घोसी थाना क्षेत्र में बड़ा गांव स्थित नहर में किसान को पानी चलाते समय एक 20 इंच की मूर्ति लक्ष्मी जी की प्राप्त हुई मिली। उसको कब्जे में लेकर लाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। फिरोजाबाद में सर्दी जुकाम होने पर परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने महिला को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद महिला को पसीना आने लगा और घर पहुंचते ही उसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से नाराज परिजन ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला करबला गली नंबर 4 का है। यहां रहने वाली 32 साल की प्रीति को सर्दी और जुकाम हो गया था। घरवाले मोहल्ले के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए थे,
जहां इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। सीओ सिटी कमलेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जुकाम खांसी हुआ था इसको, तो शाम को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते उसका पसीना छूटा और डॉक्टर बोला घर ले जाओ, और घर ले जाकर जैसे घर लेके आए हैं तो स्थिति बिगड़ती गई, और बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल लेके आए तो खत्म हो गई। बाराबंकी में नसबंदी कैंप के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नसबंदी करने के लिए डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत बिगड़ गई। ये देखकर डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला की मौत हो गई। पूरा मामला रामनगर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले बिकनापुर गांव का है। महिला के परिजनों ने पुलिस के पास तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि गांव की आशा बहू नूतन मिश्रा के कहने पर पत्नी शांति देवी को नसबंदी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में लगे कैंप में भर्ती करवाया था। परिवार के लोगों ने सरकारी डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महिला की मौत की वजह जानने के लिए 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। हमने अपने स्तर से एक जांच कमेटी गठित करके 3 डॉक्टर्स की इस प्रकरण में, कि जैसे लोग कह रहे हैं कि लापरवाही हुई, तो इसके संबंध में अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकता था, लेकिन हाँ, जो लाभार्थी को राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसकी में कोई भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती है, प्राथमिकता के रहते हैं। और इसके तहत जो लाभार्थी को मिलने वाली राशि है, क्षतिपूर्ति धनराशि, उसके लिए भी मैंने जिला मुख्यालय लेवल से प्रक्रिया शुरू कर दी और जल्दी लाभार्थी को, उसके परिवार को क्षतिपूर्ति राशि दे दी जाएगी। और जो भी इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मऊ में एक 85 साल की महिला की मौत हो गई। मामला हल्दरपुर थाना क्षेत्र का है। महिला की मौत उसके मायके में हुई है। वहीं ससुराल वालों ने महिला की हत्या का आरोप लगाया है। जब मामला पुलिस के पास गया तो पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके और ससुराल पक्ष के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है। फुआ थे, उनका देहांत हो गया है। कैसे? अपने मौत से मरी है। बुजुर्ग हो गए हैं, 85 साल उम्र होगी। हाँ। क्यों पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? पोस्टमार्टम सर ये करा रहे हैं ना कि जैसे उनकी दूसरी शादी थी, तो पहले औरत की जो नाती पोता है वो कह रहे हैं कि ये लोग जबरदस्ती मारे हैं। क्यों मारे हैं? अब पता नहीं, वही जानेंगे सर। इसीलिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उनके नाम से कुछ जमीन जायदाद था? जमीन थी सर, तो वो मतलब वो कहें कि हमारा जो सेवा करेगा उनको हम दे देंगे। तो अपने भाई को दान पत्र कर दिए हैं। बलिया में चकबंदी विभाग के 18 अधिकारियों, 13 लेखपालों समेत 31 अधिकारियों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। चकबंदी में धांधली और दस्तावेजों की हेराफेरी करके जमीन दूसरे के नाम पर कराने का आरोप है। बता दें कि शिकायतकर्ता सुशील पांडे ने आरोप लगाया कि 1987 में छपरा गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई थी। साल 2023 तक इसका प्रकाशन नहीं हो पाया और दस्तावेजों में कूट रचना कर करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम से कर दी गई। चकबंदी आयुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा आवेदक श्री सुशील पांडे के प्रार्थना पत्र पर जांच का आदेश किया गया था। जांचों उपरांत चकबंदी विभाग के आरके द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत करी गई, जिस पर कल थाना कोतवाली पर 31 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। दौरान विवेचना जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मऊ में दीवार हादसे में बड़ा एक्शन हुआ है। 8 मौत के बाद जिला प्रशासन ने जांच में पाया कि अगल बगल की बिल्डिंग नक्शे के मुताबिक नहीं बनाई जा रही है। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया। बता दें कि हल्दी रस्म के दौरान रास्ते में जा रही महिलाओं पर दीवार गिर गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई थी और 8 महिलाओं की मौत हो गई थी। नियत प्राधिकारी के यहाँ से आदेश हुआ था बेदखली का इस पर, क्योंकि ये निर्धारित जो मैप था, उसका जो स्वीकृत मैप था उसके अनुरूप नहीं था। तो लगभग 2.5 महीने पहले इसमें नोटिस हुई थी और फिर उसका कोई सम्यक जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया, तो न्यायालय के आदेश हुआ। सोनभद्र में पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ की और मना करने पर मारपीट की।
पीड़िता की नानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने शाहगंज के 35 साल के नीरज को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 22 दिसंबर 2023 को थाना शाहगंज के गांव उमरी कला से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति नीरज पटेल द्वारा गांव की एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है उसके साथ छेड़खानी तथा उसके परिवार वालों को मारपीट, गाली गलौज आदि धमकी दी गई है। सुसंगत धाराओं में पॉक्सो और SC/ST सहित मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 130/23 है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा सुसंगत धाराओं में एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अभियुक्त के विरुद्ध प्रचलित है। आगरा पुलिस ने 25,000 के इनामी विजय कुमार को अरेस्ट किया है। विजय बीते 5 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजय कुमार को मंटोला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। खबर कानपुर से है। छात्रा के साथ रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। 6ठी क्लास की छात्रा से रेप का आरोप लगा है। प्रिंसिपल और टीचर पर दबाव बनाने का आरोप है। चुप रहने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रिंसिपल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक स्कूल में पढ़ रही नाबालिग छात्रा जो वैन से अपने स्कूल जा रही थी, वैन चालक के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना संज्ञान में आई। इस घटना के बाद पीड़िता के द्वारा स्कूल पहुंचकर स्कूल के शिक्षिकाओं के साथ इस बात को साझा भी किया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा इस मामले में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। तत्पश्चात पीड़िता के परिजन द्वारा रावतपुर पे एक तहरीर दी गई जिसमें जो वैन चालक है और इटावा जिला जेल से बंदी फरार हो गया है। 27 अक्टूबर से जिला जेल में कैद था। अजय नाम का बंदी जेल से फरार हुआ है। लड़की भगाने के आरोप में जेल में बंद था। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए इटावा से हमारे संवाददाता दिनेश शाक्य इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, कब की यह घटना है और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम जी, ये जिस कैदी के भागने की जानकारी सामने आ रही है, इस कैदी का नाम अजय बताया गया है और ये कैदी औरैया जिले के बिदूना का रहने वाला है, लेकिन एरवा कटरा से एक लड़की को भगाने के मामले में 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से इटावा की जिला जेल में था। आज सुबह 7 बजे करीब कई अन्य कैदियों के साथ इसको निकाल करके खेत में काम करने के लिए लगाया गया था। जब गिनती की गई तो ये गायब पाया गया और उसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को, सिविल लाइन को इस बात की जानकारी दी गई है और जिसके बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस बंदी को पकड़ने के लिए कई संभावित स्थानों पर पुलिस की कई टीमों को रवाना किया गया है। मोबाइल नंबर SSP समेत तमाम अफसरों के जारी किए गए और एक फोटोग्राफ भी इसका जारी किया गया है, जिसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बंदी को देर शाम तक या देर रात तक इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। जो जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक जो छापेमारी चल रही है उसमें इसका कोई सुराग नहीं लगा। ये कहाँ चला गया, इस बारे में कोई सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सवाल ये, अब तक कोई एक्शन लिया गया है पुलिसकर्मियों पर? किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कुछ अधिकारी बता पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 7 बजे की ये घटना है। जेल प्रशासन ने इस जानकारी को पहले अपने स्तर से खोजने की कोशिश की, किसी बड़े अफसर को जानकारी नहीं दी गई है। देर शाम जब इस बात की जानकारी SSP समेत अन्य अधिकारियों को लगी है, उसके बाद में खोजबीन शुरू की गई है। खुद अब से कुछ देर पहले SSP संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद जिले भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। औरैया में भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। जो संभावित स्थान हो सकते हैं, जो उसके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, उन सभी के यहाँ पर सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यूपी पुलिस ने भी सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अयोध्या की सुरक्षा पर विस्तार से बातचीत की है। इसके लिए शासन स्तर से अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक हो चुकी है। सभी विभागों को टास्क दिए जा चुके हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही
ग्रैंड, भव्य और बृहद होगा और वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई है। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न विभाग के अंदर जितने भी हमारे स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनके व्यवस्थापन का एक बड़ा प्लान तैयार किया जा चुका है और उस दिन सभी तरीके की मानवीय, टेक्निकल तथा देश की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बना के हम ऐसी अभेद और अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और जो श्राइन है तथा एयरपोर्ट के सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी गई है और उसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उसका भी व्यवस्थापन भी किया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे अयोध्या के शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी से पूरा क्षेत्र आच्छादित किया जाएगा तथा हम लोग उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो रिवर है, रिवर पेट्रोलिंग भी हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कराएंगे तथा आसपास के जनपदों में भी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। और इस संबंध में जो वेरिफिकेशन है, लोगों के वहाँ रहने वाले लोगों की के कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अयोध्या प्रशासन ने शुरू कर दिया है और जो आसपास के जनपद हैं उनको भी पूरी तरीके से हम लोगों ने सतर्क कर रखा है और हमारी सारी टीमें ऑलरेडी इस काम पे लग चुकी हैं। लेकिन ये अवश्य है कि 20 तारीख के बाद से आम जन के लिए वहाँ दर्शन इत्यादि बंद रहेगा। आम जो धार्मिक कार्य पूजा पाठ है वहाँ चलेगा, लेकिन 22 के बाद जिस तरीके से प्रोग्राम ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाएगा उस दौरान हम रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।